कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आश्रय उस वक्त को याद कर रहा था जब उसे पता चला था कि पंक्ति प्रेग्नेंट है और वो पंक्ति को लेकर राणा मेंशन आया था। तभी प्रांस ने उसे डिनर के बाद मिलने के लिए कहा था, तो उस रात प्रांस ने आश्रय को पंक्ति के बारे में सब कुछ बताया था कि कैसे रीवा पंक्ति को टॉर्चर करती आ रही है, कैसे वो पंक्ति का इस्तेमाल करके राणा मेंशन में एंट्री करना चाहती है, कैसे वो प्रांस के पीछे पड़ी है और कैसे उसने पंखुड़ी के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की थी। उसने पंखुड़ी का एक्सीडेंट करवाया था और अब वो एक बार फिर से पंक्ति को इस्तेमाल कर रही है, उससे इधर उधर की हरकतें करवाती है ताकि वो पंखुड़ी और प्रांस के बीच दूरियां ला सके। वो रात जो शादी से पहले आश्रय और पंक्ति ने एक साथ बिताई थी, वो रात भी रीवा का प्लान था जिसमें पंक्ति किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थी और उसके बाद से ही आश्रय पंक्ति के लिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। उसे पता चल गया था कि पंक्ति की कोई गलती नहीं है, उसकी मिस इनोसेंट सच में बहुत इनोसेंट है, इतनी कि लोग उसकी इनोसेंस का भर भर कर फ़ायदा उठाते हैं। और तब से उसने सोच लिया था कि वो पंक्ति को ज़रा सा भी हर्ट नहीं करेगा और उसके बाद से ही उसने पंक्ति को अपना प्यार देना शुरू कर दिया था। वो पंक्ति का हाथ पकड़कर आगे आया और बोला, तुमने मेरी मिस इनोसेंट के साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला अगर मैं तुम्हारा जान लेकर भी लूँ तो शायद मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है। ये बोलते हुए उसने पंक्ति को रीवा के सामने खड़ा कर दिया था। प्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी और वही मुस्कुराहट प्रलय के चेहरे पर भी थी, क्योंकि वो जानता था आश्रय क्या करवाने वाला है। रीवा गुस्से से पंक्ति की तरफ देख रही थी। वो कांपते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पंक्ति धीमे से बोली, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है दी, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं आपका सामना कर पाऊँ। आपने मेरे साथ इतना सब गलत किया था, लेकिन मैंने कभी तनिष्क भाई से आपकी एक शिकायत भी नहीं की, और अगर उन्हें ज़रा सा भी शक होता तो वो शायद सब पता लगा लेते, लेकिन उन्हें कभी शक ही नहीं हुआ। वो तो पता भी कैसे लगाते, लेकिन उन्हें कभी शक ही नहीं हुआ तो वो पता भी कैसे लगाते। पर प्रांस भाई ने सब पता लगवा लिया। उन्हें आपके घटिया इरादों के बारे में बहुत पहले पता चल चुका था। उन्होंने सामने से मुझसे कई बार सवाल किया, लेकिन मैं हमेशा चुप रही। मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो आपके बारे में सब जान जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो सब जानकर मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं बेवकूफ़ फिर भी चुप रही। और आज भी मैं चुप थी, लेकिन मैं आपकी इन हरकतों में आपका साथ नहीं देने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सामने से जाकर प्रांस भाई को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तब मेरे पास उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे आपका साथ देने के लिए कहा। मैं हैरान थी कि वो कैसे मुझे आपका साथ देने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी रीवा दी जो खुद को कुछ ज़्यादा स्मार्ट समझती हैं, उन्हें अब उनकी ओवर स्मार्टनेस का नतीजा मिलने वाला है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। आपके पापों का घड़ा अब भर गया है दी। मैंने आपसे कहा था ना कि आप प्रांस भाई और पंखुड़ी भाभी को कभी अलग नहीं कर पाएंगी। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है और ये दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्हें तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और आप जैसे घटिया लोग चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी आश्रय बोला, लेकिन अब तुम बिगाड़ोगी पंक्ति। पंक्ति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आश्रय ने गुस्से से कांपते हुए कहा, तुम अपनी इस रिवादी का चेहरा बिगाड़ोगी। आज तक इन्होंने बहुत टॉर्चर किया है ना तुम्हें, तो अब तुम उस हर दर्द का बदला लोगी। पंक्ति रोते हुए बोली, मुझसे नहीं होगा आश्रय जी। आश्रय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की कसम। उसकी बात पर पंक्ति ने नजरें घुमाकर रीवा की तरफ देखा और वो अब अपने हर उस दर्द को याद कर रही थी जो रीवा ने उसे दिया था। उसे दो दो दिन तक खाना नहीं देना। वो खुद प्लेट में खाना डालकर उसके रूम में लेकर आई थी, लेकिन उसे खिलाने की बजाय खुद खा जाती थी और जाकर बाहर तनिष्क को बोल देती थी कि उसने पंक्ति को खाना खिला दिया। वो स्कूल में जानबूझकर पंक्ति को फंसा देती थी ताकि टीचर्स पंक्ति पर गुस्सा करें।
सीनियर्स को पंक्ति को बुली करने के लिए बोलती थी। पंक्ति के सीनियर्स उस पर हाथ तक उठाते थे और वो कभी कुछ नहीं बोल पाती थी। घर पर आकर रीवा उसे अलग से टॉर्चर करती थी। उस पर हाथ उठाना, उसे बांध देना, वॉशरूम में बंद कर देना, उसके बाल खींचना, ना जाने क्या कुछ उसने पंक्ति के साथ नहीं किया था। और पंक्ति वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन आज रीवा के टॉर्चर का अंत होने वाला था। रीवा की बुराइयों का अंत होने वाला था और वो सारे दर्द याद करते हुए अब पंक्ति ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और अगले ही पल एक जोरदार तमाचा रीवा के गाल पर जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना ज़्यादा तेज था कि दूर दूर तक उस थप्पड़ के गूंजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो पूरी खाई जैसे उस थप्पड़ की गवाही दे रही थी। रीवा की भी चीख निकल गई थी और वो गुस्से से कांपते हुए पंक्ति की तरफ देख रही थी। वो तुरंत पंक्ति की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी प्रांश और आश्रय दोनों ने एक साथ रीवा को कंधों से कसकर पकड़ लिया। रीवा गुस्से से चिल्लाई, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पंखुड़ी झट से बोली, चुड़ैल कहीं की, अब बारी खुद की आई तो चुईया की तरह चींची कर रही है। मेरी मासूम सी देवरानी को परेशान कर रही थी, तभी से कुछ नहीं हुआ। प्रांश पंखुड़ी की तरफ ही देख रहा था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, इसने तुम्हारी जान की शर्ट के बटन खोले थे, तुम्हें इसे कुछ नहीं कहना क्या? तुम चाहो तो इसके बाल खींच सकती हो। पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने जल्दी से रीवा के बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा हाथ रुकना नहीं चाहिए पंक्ति, अच्छे से इसकी पिटाई करो। हम सब ने इसे कसकर पकड़ा हुआ है, अभी तुम्हें कुछ नहीं बोल पाएगी ये। तुम इसका कचुम्बर बना दो, इसका चेहरा लाल कर दो, जैसे बंदर की टुई लाल होती है ना, बिल्कुल वैसे। उसकी बात पर पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर एक के बाद एक रीवा के गाल पर थप्पड़ जड़ने लगी। रीवा की दर्द से चीख निकल रही थी। उसके सामने ही तनिष्क भी खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर रीवा के लिए कोई दर्द, कोई फिक्र नहीं झलक रही थी। बल्कि वो तो खुश हो रहा था कि जो चीज़ वो पंक्ति के लिए नहीं कर पाया, वो चीज़ आश्रय और प्रांश ने उसके लिए कर दी। उसे तो कभी पता ही नहीं चला कि उसके घर में इतना सब कुछ हो रहा है। उसने आंखें बंद करके रीवा पर विश्वास किया था, लेकिन रीवा ने जो किया उसके बाद वो कभी उसे माफ़ नहीं करने वाला था। पंक्ति का हाथ दर्द करने लगा था, इसलिए अब उसके हाथों की स्पीड कम होती जा रही थी। उसने लगभग से 6-7 थप्पड़ रीवा को मार दिए थे। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बहुओं में तो जान ही नहीं है। सृष्टि झट से बोली, तो उनकी ये सास किस दिन काम आएगी? ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई। उसने पंक्ति के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम तो रहने ही दो, तुमसे इस तरह की चुड़ैलें हैंडल नहीं होंगी। इन्हें हैंडल करने का मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। पंखुड़ी झट से बोली, मैं भी यही कहना चाहती थी सासू माँ, इस पंक्ति में तो ज़रा सी भी हिम्मत नहीं है, पता नहीं कुछ खाती भी है या नहीं। अब आप इस चुड़ैल की अच्छे से चटनी बनाना, डोसा, सांभर, इडली, चटनी चटनी। उसकी बात पर सब लोगों की नज़रें उस पर आ गई थी और पंखुड़ी मुस्कुरा रही थी। सृष्टि अपनी कलाई कसते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो मेरी प्यारी बहू रानी, इसकी चटनी मैं सच में बहुत अच्छी तरह बनाऊंगी। लाल मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। यह बोलकर उसने भी अब अपना हाथ रीवा पर चलाना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक उसने भी लगातार 6-7 थप्पड़ रीवा के गाल पर जड़ दिए और पंक्ति के थप्पड़ तो कुछ भी नहीं थे। असली धमाका तो अब शुरू हुआ था। प्रांश और आश्रय दोनों सृष्टि की तरफ देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि अपनी किसी सौतन से बदला ले रही हो। सच में वो रीवा का कचूमर बनाने में लगी हुई थी। रीवा के दोनों गाल बहुत लाल हो चुके थे और उसके होठों के किनारे फट गए थे। उसके पूरे बाल बिखर गए थे और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। वो हद से ज़्यादा रो रही थी और बेहाल हो चुकी थी। अगर आश्रय और प्रांश उसके हाथ छोड़ देते तो वो पक्का लुढ़क कर ज़मीन पर गिरती। वो ड्राइवर जो पहले देख रहा था कि रीवा कितनी खतरनाक है, वो अब ये सोच रहा था कि थैंक गॉड उसने आखिरी वक्त पर प्रांश का साथ दिया, वरना अब उन लोगों के साथ उसकी भी पिटाई हो रही होती। सृष्टि रीवा का और भी ज़्यादा बुरा हाल कर देती। शायद वो उसकी थप्पड़ मार मार कर ही जान ले लेती। अगर अब आखिरी वक्त पर प्रांश और आश्रय दोनों आगे की तरफ जाकर रीवा के सामने नहीं खड़े होते। रीवा की अब आंखें भी लगभग से बंद हो चुकी थी। प्रांश प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, जरा अपनी वाली को थोड़ा घुमाने के लिए ले जाइए, अंदर तक भरी पड़ी है गुस्से से। अभी तो फिलहाल दूसरों की चटनी बनी है,
कहीं ऐसा ना हो ये जो गुस्सा है वो अब आप पर निकले। प्रलय अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, मेरी वाली को तो मैं संभाल लूँगा, अब तुम बेहतर होगा अपनी वाली को संभालो वरना असली चटनी तुम्हारी बनेगी। प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, प्रांस राणा की तरफ कोई नज़र उठाकर नहीं देख सकता, और रही बात उसकी हॉस्पिटल की, तो अब उसकी हॉस्पिटल को बहुत कुछ मिलने वाला है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी सी मुस्कुराहट थी और पंखुड़ी बेचारी तो इतने में ही पिघल गई। उसने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया था। रिवाज जो पहले ही दर्द से तड़प रही थी, अब प्रांस की बात सुनकर तो जैसे उसके जख्मों पर मरहम की जगह पर नमक छिड़क दिया गया। तभी वहां पर पुलिस की जीप का सायरन बजा और इंस्पेक्टर के साथ उनकी सारी टीम आगे की तरफ आई। प्रांस ने बहुत पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था और अब रीवा पर पंखुड़ी के एक्सीडेंट और मर्डर के चार्ज लगने वाले थे, और साथ ही साथ अब तक उसने जो पंक्ति को टॉर्चर किया उसके चार्ज भी। रीवा हैरानी से पुलिस की तरफ देख रही थी। वो डरी हुई आवाज़ में बोली, मुझे बचाओ तनिष्क, मैं तुम्हारी रीवा दी हूँ। तुम लोगों को मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन कम से कम मुझे पुलिस के हवाले तो मत करो। तनिष्क ने उसकी बात सुनी और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, ले जाइए आप इन्हें इंस्पेक्टर, और इनके खिलाफ गवाही मैं दूंगा। आज तक इन्होंने मेरी बहन को तो टॉर्चर किया ही था, लेकिन बिजनेस में भी इन्होंने बहुत घोटाले किए हैं जो मैं सिर्फ इस वजह से चुप रहकर देखता रहा क्योंकि ये मेरी दी है, लेकिन अब उन सब का हिसाब होगा। उसकी बात पर रीवा के होश उड़ गए। उसे नहीं पता था कि तनिष्क को उसके बिजनेस के बारे में भी इतना कुछ पता है। वो जल्दी से बोली, खबरदार तनिष्क, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो। तनिष्क हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप जेल से बाहर आने की मत सोचिएगा दी, मेरी पंक्ति को लगभग से 15 साल से टॉर्चर करती आ रही हैं ना आप। अगर मैंने भी आपको 15 साल जेल में रहने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं भी तनिष्क जिंदल नहीं। रीवा गुस्से से कांपने लगी। प्रांस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल के लिए तो आप इसे लेकर जाइए, बाकी मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। तभी पंखुड़ी बोली, ये क्या बात हुई? सासू माँ ने भी इस चुड़ैल को पीटा, पंक्ति ने भी इस चुड़ैल को पीटा, लेकिन मैंने तो इसकी पिटाई ही नहीं की, जबकि सबसे ज़्यादा पिटाई तो मुझे ही इसकी करनी चाहिए थी, क्योंकि इसने मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की, इसने मेरी जान को मुझसे छीनने की कोशिश की। भला ये कोई बात होती है क्या? उसकी बात पर प्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें पिटाई करनी है इसकी? पंखुड़ी बिल्कुल बच्चों की तरह बोली, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं मारूंगी वरना मेरे हाथ दुखेंगे। रीवा गुस्से से कांपते हुए बोली, खबरदार अगर तुम मेरे पास भी आई तो। पंखुड़ी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। प्रांस आगे की तरफ आया और उसने अपने एक हाथ से रीवा की दोनों कलाइयों को पकड़ लिया। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बड़ी आई तुम मुझे मेरी जान से दूर करने वाली, बहुत गंदा दिमाग है तुम्हारा, एकदम कीचड़ की तरह। कीचड़ भी तुम्हारे दिमाग से थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन तुम तो कीचड़ से भी ज़्यादा गंदी हो, गंदी चुड़ैल। ये लो एक जोरदार चमाट खाओ। ये बोलकर उसने एक जोरदार थप्पड़ रीवा के गाल पर जड़ दिया और उस थप्पड़ के साथ वो खुद भी पूरी तरह से घूम गई। प्रांस ने जल्दी से रीवा के हाथों को छोड़कर पंखुड़ी को संभाला, वरना वो तो गिर ही जाती। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, अब हम चलें? प्रांस ने उसकी आंखों में देखते ही पूछा, कहाँ? पंखुड़ी झट से बोली, रात होने वाली है ना, तो आपने कहा था कि रात को। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और अब प्रांस थोड़ा सा उसके ऊपर झुककर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? 2-4 दिन और रुकते हैं ना, अभी तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन जाना है। जैसे ही पंखुड़ी ने उसकी बात सुनी, उसने जोर से प्रांस को धक्का दिया और बोली, भाड़ में गए आप और भाड़ में गई आपकी मीटिंग, चाहिए अब तो मुझे आपका प्यार चाहिए ही नहीं। ये बोलकर वो तुरंत सृष्टि की तरफ बढ़ गई। वहीं इंस्पेक्टर रीवा को अपने साथ लेकर जा रहे थे और आश्रय भी पंक्ति की तरफ देख रहा था। पंक्ति आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए आश्रय जी। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए मिस इनोसेंट, तुम खुद इतनी पेन में थी और मैं ऊपर से तुम्हें और भी ज़्यादा पेन दे रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रीवा के साथ साथ मैं खुद तुम्हारा गुनाहगार। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंक्ति तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कहिए आश्रय जी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप तो वही इंसान है जिसकी वजह से मैं उनके चंगुल से निकल पाई। अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो पता नहीं और कितना वक्त यूं ही उनका टॉर्चर बर्दाश्त करती रहती। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आप मिल गए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप और आपका प्यार चाहिए। आश्रय ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन पर झुककर बोला, मेरा प्यार तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करूँगा कि तुम मेरा वो प्यार समेटती समेटती थक जाओगी। उसकी बात पर पंक्ति का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी सृष्टि के पास आई और बोली, मुझे नहीं रहना इनके साथ सासू माँ, मुझे अब इस खट्टे नींबू से बात भी नहीं करनी। आप मुझे अपने साथ घर ले चलिए ना। सृष्टि ने एक नज़र प्रलय की तरफ देखा। अभी प्रलय और वो बात ही कर रहे थे कि वो दोनों आज वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, और दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों शहर से बाहर बने उनके फार्म हाउस में जाएंगे। लेकिन अब पंखुड़ी की बात सुनकर प्रलय का मुंह लटक चुका था। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, क्या आप भी मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती क्या? ये तो मुझे प्यार करते ही नहीं, आप भी मुझसे प्यार नहीं करती क्या? मैं आपको परेशान कर रही हूँ क्या सासू माँ? सृष्टि जल्दी से बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चलो हमारे साथ, घर चलो। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। अब उसने दोबारा प्रलय की तरफ देखा जहाँ से प्रलय गायब हो चुका था। वहीं प्रलय प्रांस के सामने खड़ा था। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपनी वाली को संभालोगे या नहीं? प्रांस भी एटीट्यूड से बोला, क्यों, आपको क्या परेशानी हो रही है? प्रांस तुरंत बोला, मैं तुम लोगों के 4-5 भाई बहन और ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी वाली की वजह से मेरा सारा प्रोग्राम रुका हुआ है। अब जल्दी से उसे संभालो, वरना मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को लेकर यहाँ से गायब हो जाऊँगा। प्रांस मुस्कुराया और बोला, आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवाई थी, अब वो आप लोगों को परेशान कर रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग उसे राणा मेंशन लेकर आए थे ये बोलकर कि वो इस घर की बेटी है। अब संभालिए उसे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। प्रलय तुरंत बोला, बेटी का कर लाया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि गोद में लेकर घूमूंगा। प्रांस मुस्कुराया और उसकी तरफ पलटकर बोला, आपकी मर्जी, जैसी मर्जी घूमिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता हूँ। वो आज थोड़ा बिजी हूँ तो शायद ही घर आ पाऊँ। ये बोलकर वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रांस वैलेंटाइंस डे नाइट पर पंखुड़ी को छोड़ दे। तो आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? वहीं प्रांस अपनी गाड़ी में बैठा और अगले ही पल उसने किसी को कॉल किया। सामने से कॉल रिसीव हुआ तो उसने सामने वाले को कुछ खास प्रिपरेशन करने के ऑर्डर्स दिए और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बोला, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वहीं सृष्टि पंखुड़ी के साथ गाड़ी में बैठ गई थी और अब प्रलय भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी राणा मेंशन की तरफ निकल गई। आश्रय और पंक्ति भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए थे और तनिष्क भी परीक्षा को लेकर जिंदल मेंशन चला गया था। रीवा पुलिस की गाड़ी में बैठी थी और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। उसके आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था और वो था पंखुड़ी का चेहरा। प्रलय सृष्टि और पंखुड़ी के साथ राणा मेंशन पहुंच गया था और राणा मेंशन पहुंचते ही पंखुड़ी गाड़ी से उतरी और सीधा अंदर की तरफ चली गई। सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, लगता है पंखुड़ी कुछ ज़्यादा ही मायूस है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए डिस्ट्रॉयर। प्रलय तुरंत बोला, ओह हेलो, तुम मेरे लिए कुछ कर लो, इतना काफ़ी है। मेरे लिए तो कभी कुछ किया नहीं, जबकि पति हूँ मैं तुम्हारा, और अपनी बहू के लिए ना जाने तुम क्या क्या करती फिरती हो। जिसे उसके लिए कुछ करना होगा ना, वो अपने आप कर लेगा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सृष्टि ने मुंह बनाया और बोली, आज वैलेंटाइन डे है। प्रलय हैरानी से बोला, और कौन सा वैलेंटाइन डे सास और बहू मनाती है, ज़रा मुझे ये समझाना। सृष्टि अब कुछ बोल ही नहीं पाई, वो बस मुंह बनाकर रह गई और प्रलय ने एक गहरी सांस ली। वो भी मुंह बनाते हुए बोला, तुम तो रुको प्रांस बेटा, फिलहाल तुम हमारे मज़े ले रहे हो ना, लो, जिस दिन मैं तुम्हारे मज़े लेने को आया ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। सृष्टि और प्रलय भी अंदर की तरफ आए। सृष्टि ने रागिनी से कुसुम जी के बारे में पूछा।
उन्होंने डिनर किया है या नहीं। तो रागिनी ने उसे बता दिया कि कुसुम जी अपना डिनर करके सो गई हैं। सृष्टि ने राहत की एक सांस ली और अब उसने आश्रय और पंक्ति के बारे में पूछा तो रागिनी ने तुरंत अपना चेहरा नामी हिला दिया और बोली, वो तो घर आए ही नहीं और मुझे नहीं लगता वो घर आएंगे। अब इतने वक्त बाद उन दोनों की दूरियां पूरी तरह से दूर हुई हैं, तो अब थोड़ा वक्त तो उन्हें भी एक दूसरे के साथ बिताना होगा। और आज तो वैलेंटाइंस डे है, पक्का वो दोनों अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, और एक ये फ्रांस है निकम्मा कहीं का, पंखुड़ी को भी सता रहा है और पंखुड़ी के साथ साथ हमें भी परेशान करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने रूम में आई और आकर बेड पर बैठ गई। वो गुस्से से नाक सिकोड़ कर बोली, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी आपको मुझे प्यार नहीं करना ना? तो कोई बात नहीं, मत कीजिए मुझे प्यार, और अब मुझे आपका प्यार चाहिए भी नहीं। भाड़ में गया आपका प्यार और भाड़ में गया सब कुछ। मैं अब कभी आपसे खुद को प्यार करने को कहूँगी भी नहीं। और अगर आप मेरे करीब भी आएँ और आपने मेरे साथ इधर उधर की हरकतें करने की कोशिश की ना, तो मैं आपको पीट दूंगी। हाँ नहीं तो मेरे करीब आकर खुद तो ऐसे दांत निकालते हुए चले जाते हैं। ये बोलते हुए उसने फ्रांस की एक्टिंग करते हुए मुंह बनाया और बोली, और मैं यूं ही तड़पती रह जाती हूँ, पर अब नहीं, अब तो मैं आपको खुद के करीब भी नहीं आने दूंगी। आप मेरे पास आए तो मैं आपको तुरंत भगा दूंगी। हाँ नहीं तो। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर फ्रांस का ही कॉल आ रहा था, और कहाँ वो अब तक खुद को ये बोल रही थी कि वो फ्रांस को खुद के करीब नहीं आने देगी। और अब जैसे ही फ्रांस का कॉल आया उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से फ्रांस की आवाज़ आई, 15 मिनट हैं तुम्हारे पास? पंखुड़ी हैरानी से बोली, 15 मिनट मतलब? मैं समझी नहीं। फ्रांस एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी क्लोजेट में एक बैग रखा है और उसमें रेड कलर की एक साड़ी है, साथ ही साथ बाकी सब एसेसरीज भी है। 15 मिनट के अंदर अंदर रेडी होकर बाहर पार्किंग एरिया में आओ, वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठो और जहाँ ड्राइवर लेकर आए चुपचाप चली आओ। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो जल्दी से बोली, ओके ओके, मैं अभी रेडी होती हूँ। ये बोलते ही रह गई और सामने से फ्रांस ने तो कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दिया। पंखुड़ी को अपने पेट में तितलियाँ उड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपनी उंगलियों को आपस में उलझा लिया और बोली, जान मुझे बाहर कहीं बुला रहे हैं? पक्का उन्होंने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया होगा। वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है, तो ऐसे कैसे वो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? पक्का उन्होंने कुछ ना कुछ स्पेशल तो किया होगा। ओ गॉड, मतलब आज वो मुझे प्यार भी करेंगे? मतलब वो मुझे ऐसे ही परेशान कर रहे थे? हाय। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और शर्माते हुए अपना चेहरा हिलाने लगी। लेकिन फिर अचानक ही उसे याद आया कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट हैं, तो वो तुरंत क्लोजेट की तरफ भागते हुए बोली, सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास? अगर मैं 15 मिनट में रेडी ना हुई तो कहीं ये ड्राइवर को मना ना कर दें और फिर मैं यहाँ घर पर रह जाऊँगी। मैं यहाँ घर पर रहकर क्या करूँगी? अब मैं वैलेंटाइन डे पर सासू माँ और ससुर जी को परेशान करती हुई अच्छी लगती हूँ क्या? मुझे जल्दी से रेडी रहना होगा। ये बोलकर उसने वो बैग खोला और उसमें सारा सामान देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। सब कुछ बहुत प्यारा था, डायमंड ज्वेलरी से लेकर वो रेड कलर की सिंपल सी साड़ी जिस पर पर्ल से काम किया हुआ था, साथ ही रेड कलर की हिल्स भी थी जो ब्रांडेड थी और काफ़ी एक्सपेंसिव भी लग रही थी। उसने जल्दी से सब कुछ पहना और फिर मिरर के सामने खड़ी हुई। खुद को देखते हुए उसे खुद से ही प्यार हो रहा था, लेकिन खुद के प्यार का वो क्या ही करती। उसे तो अपने खट्टे नींबू का प्यार चाहिए था और आज उसे सच में उसके खट्टे नींबू का प्यार मिलने वाला था। वो रेडी होकर रूम से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई तो सृष्टि और रागिनी, जो दोनों पंखुड़ी के डिनर के बारे में सोच रही थी, उन्होंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सृष्टि ने तुरंत पूछा, तुम कहाँ चली? पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुरा रही और बोली, आई एम सॉरी सासू माँ, वो मैं आपको बताना भूल गई, मुझे जान ने बुलाया है तो मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और सृष्टि बस उसे जाते देखती रह गई। पंखुड़ी के चक्कर में उसका खुद का वैलेंटाइन डे लड़ाई डे में बदल चुका था और पंखुड़ी अब खुद अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने जा रही थी। रागिनी सृष्टि का मुंह देखकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख सृष्टि ने मुंह बनाया और बोली, हाँ हाँ हंस लो तुम, और तुम्हें आता भी क्या है?
रागिनी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी दोबारा छूट गई। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें हंसी आ रही है और मुझे टेंशन हो रही है। तुम्हें पता है, पंखुड़ी के चक्कर में मैंने डिस्ट्रॉयर को नाराज कर दिया और अब वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? रागिनी ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया तो सृष्टि उसके पास आई और अगले ही पल रागिनी ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से बोली, वाह क्या मस्त आइडिया दिया है। ये बोलते हुए वो खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी बाहर जाकर गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी राणा मेंशन से बाहर की तरफ बढ़ा दी थी, जहां एक तरफ प्रांस और पंखुड़ी के वैलेंटाइन नाइट बहुत स्पेशल होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि भी अब प्रलय को सरप्राइज देने की तैयारियों में जुट गई थी। और उधर राणा फार्म हाउस में आश्रय पंक्ति को लेकर पहुंच चुका था और जैसे ही वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले, पंक्ति का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया, क्योंकि सामने ही गार्डन में खूबसूरत डेकोरेशन हुई नज़र आ रही थी और खूबसूरत लाइट्स और आर्टिफिशियल दियों के साथ बाहर से अंदर जाने का रास्ता भी बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था। पंक्ति ने हैरानी से आश्रय की तरफ देखा और बोली, आपने ये सब मेरे लिए? आश्रय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों, मेरी कोई और भी बीबी है क्या? पंक्ति ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन अगर आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करेंगे ना तो मैं लड़ूंगी आश्रय जी, और बहुत लड़ूंगी। इस बार मैं अपना हक किसी को नहीं दूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं आश्रय जी, और हमेशा मेरे ही रहेंगे। उसकी बात पर आश्रय मुस्कुराया और उसने पंक्ति के गाल पर अपना हाथ रखकर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, सिर्फ तुम्हारा। ये बोलकर अब उसने पंक्ति को अपनी गोद में उठा लिया था और पंक्ति भी पूरी तरह से उसकी गोद में सिमट गई थी। आश्रय उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। वो उसे अंदर लेकर आया तो अंदर भी रेड रोजेस की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। अब आश्रय उसे रूम में ले आया था। पूरा रूम तो जैसे गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। सामने बिस्तर पर ही गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई थी और उस पर लगे हुए वाइट पर्दे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। आश्रय ने पंक्ति को बिस्तर पर लिटाया और फिर उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगा तो पंक्ति ने तुरंत करवट ली और दूसरी तरफ अपना चेहरा करके बैठ गई। आश्रय ने अपनी शर्ट के बटन खोले और फिर शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी। अब उसने वहां साइड टेबल पर रखा हुआ एक छोटा सा बॉक्स उठाया और फिर पंक्ति की तरफ आया। उसने वो बॉक्स जैसे ही पंक्ति की तरफ बढ़ाया, पंक्ति हैरान हुई। आश्रय ने बड़े प्यार से कहा, खोल कर देखो इसे। पंक्ति ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उस बॉक्स को लिया और उसे खोल कर देखा तो उसमें पंक्ति के लिए एक खूबसूरत सा डायमंड पेंडेंट और चैन थी, जिस पर हार्ट शेप में ए और पी लिखा हुआ था। उसे देखते ही पंक्ति का चेहरा एकदम से खिल गया था। उसने अपनी नज़रें आश्रय की तरफ घुमाई और बोली, आपकी तरफ से मेरे लिए पहला वैलेंटाइन डे गिफ्ट। आश्रय ने वो पेंडेंट और चैन अपने हाथ में लिया और फिर पंक्ति के गले में पहनाते हुए बोला, ये सिर्फ पहला है, इसके बाद बहुत से आएंगे और हर बार तुम्हारे लिए मेरा प्यार पिछली बार से ज़्यादा होगा। ये बोलकर उसने हल्का सा झुककर पंक्ति की गर्दन को चूम लिया। पंक्ति के हाथ तुरंत आश्रय के सीने पर आ गए थे और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो तो जैसे उस पल में खोने लगी थी, लेकिन आश्रय ने अब अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बोला, पहले डिनर कर लें। पंक्ति ने शर्माते हुए अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आश्रय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे अपनी गोद में लेकर ही सामने सोफे की तरफ आया, जहां पर उसके लिए टेस्टी सा डिनर लगा हुआ था। पंक्ति को अपनी गोद में लिए ही आश्रय ने उसे अच्छे से डिनर करवाया और फिर वापस उसे अपने गोद में लेकर ही बेड पर आ गया। आश्रय ने पंक्ति को बेड पर लिटाया और फिर उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा तो पंक्ति, जिसके हाथ अभी भी आश्रय की गर्दन पर लिपटे हुए थे, उसने धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ सरकाया, लेकिन उसके हाथ नीचे आते उससे पहले ही आश्रय खुद उसकी गर्दन पर झुका और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। पंक्ति ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था और आश्रय के लबों को पूरी तरह से महसूस कर रही थी। आश्रय पूरी तरह से बेड पर आया। उसने पंक्ति के कंधे से उसके ब्लाउज को हल्का सा सरकाया और उस पर अपने तपते हुए होठ रखे तो पंक्ति की हल्की सी सिसकी निकल गई, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपनी आंखों को खोला और बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, आश्रय जी।
आश्रय ने तुरंत अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। पंक्ति धीमे से बोली, प्रेगनेंसी में मेरा मतलब है, क्या आप आज वो सब कुछ। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था और आश्रय को उस पर प्यार आ रहा था और साथ में हंसी भी। वो कितनी परेशान हो रही थी ये सोच कर कि प्रेगनेंसी में कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन आश्रय ने पहले ही डॉक्टर से सब कुछ कन्फर्म कर लिया था। उसने पंक्ति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स भी उन्हें दोबारा भेजी थी ताकि वो अच्छे से चेक कर लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। और डॉक्टर ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि पंक्ति की प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी है, तो उन्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। आश्रय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा और उसे हल्का हल्का रब करने लगा। तो पंक्ति कुछ पल तो उसकी तरफ देखती रही, लेकिन फिर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। उसकी आंखों में आश्रय के प्यार का एक अलग ही खुमार बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे अब आश्रय खुद भी उसके लबों पर झुका और अगले ही पल उसने उसके होठों को लॉक कर दिया। पंक्ति के हाथ आश्रय की पीठ पर आ गए और उसके नाखून आश्रय की पीठ पर चल रहे थे। पंक्ति भी उसको पूरा रिस्पांस दे रही थी। कुछ देर बाद आश्रय ने उसे छोड़ा और उसे प्यार से देखने लगा। पंक्ति ने अब शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो आश्रय उसके कान के पास आया और वहां पर उसे बड़े ही प्यार से चूमने लगा। पंक्ति के रोंगटे खड़े हो रहे थे। पंक्ति शर्म के मारे खुद में सिमटने लगी। पंक्ति पूरी तरह से आश्रय के सामने थी और अब आश्रय ने उसके गर्दन पर अपने होठ रखे तो पंक्ति की आह निकल गई। पहले जब वो आश्रय के करीब हुई थी तब वो नशे में थी, इसलिए वो आश्रय को फील नहीं कर पाई थी। लेकिन आज वो दोनों पूरी होश में एक दूसरे को प्यार करने वाले थे और एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाने वाले भी थे। आश्रय और पंक्ति आज एक बार पूरे होश में रहकर एक दूसरे को अपना प्यार समर्पित कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, उनका प्यार भी एक दूसरे के लिए गहराता जा रहा था। बहुत तकलीफ़ों के बाद पंक्ति की ज़िंदगी में ये खुशियाँ आई थी जिसे वो पूरी तरह से जी लेना चाहती थी। जहाँ एक तरफ आश्रय और पंक्ति एक दूसरे में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट रिजॉर्ट में, जो कि एक विला जैसा था, जहाँ पर पंखुड़ी की गाड़ी आकर रुकी और पंखुड़ी उस गाड़ी में से बाहर निकली। उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। जैसे ही वो बाहर आई, एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक रेड रोजेस का बुके उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, दिस इज़ फॉर यू मैम। पंखुड़ी ने वो बुके अपने हाथ में लिया। उसके साथ एक कार्ड भी था जिस पर लिखा हुआ था, रेड रोजेस फॉर माई हॉस्पिटल। पंखुड़ी की स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई और वो खुद से ही बोली, मुझे नहीं चाहिए ये रेड रोजेज, मुझे तो आप चाहिए। ओ जान, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ ना, पता नहीं आप कहाँ हो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। लेकिन फिर तभी उसने उस कार्ड को ध्यान से देखा जिस पर लिखा था, बिल्कुल सामने आओ। वो तुरंत सामने की तरफ बढ़ गई जहाँ पर एक खूबसूरत सा पूल एरिया था और वो पूल एरिया बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। लेकिन पंखुड़ी को प्रांस कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पर सिर्फ हल्की लाइटिंग थी जो कि नीचे जल रही कैंडल्स और लैंप लाइट की वजह से थी। लेकिन तभी उसने पुल को ध्यान से देखा और उसमें प्रांस स्विमिंग कर रहा था और अब वो स्विमिंग करते हुए ही उसकी तरफ आया और फिर सीढ़ियों से बाहर निकलकर उसने साइड में रखा हुआ अपना बाथरोब पहना और फिर पंखुड़ी के पास आ गया। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। प्रांस उसके बिल्कुल करीब आया और अगले ही पल उसने पंखुड़ी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? पंखुड़ी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, मेरी जान निकल रही है। प्रांस तुरंत बोला, अभी से? पंखुड़ी ने अपने लोअर लिप को हल्का सा दबा लिया और प्रांस अब उसका हाथ थामकर उसे सामने टेबल की तरफ लेकर आया जहाँ पर शैंपेन की बोतल रखी थी और साथ में 2 गिलास भी। वो जानता था कि पंखुड़ी ड्रिंक नहीं करती, लेकिन आज वो उसे ड्रिंक करवाने वाला था। उसने शैंपेन की बोतल को खोला और फिर 2 गिलासों में उसे डालकर एक गिलास पंखुड़ी की तरफ बढ़ाया और एक खुद के पास रखा। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है ना? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा प्यार चाहिए भी या नहीं? पंखुड़ी उसकी तरफ देखकर बड़ी ही गहरी आवाज़ में बोली, तड़पाना तो कोई आपसे सीखे। प्रांस मुस्कुराया और बोला, प्रांस राणा की आदत है तड़पाना और तुम पूरी जिंदगी तड़पने वाली हो।
पंखुड़ी भी झट से बोली, ऐसे कैसे, आज तो आपका प्यार पूरी तरह से लेकर रहूंगी। ये बोलकर उसने वो गिलास अपने हाथ में लिया और अपने होठों से लगाकर एक ही झटके में उस ड्रिंक को ख़त्म कर दिया। तो प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट भी आ गई थी। अब वो पंखुड़ी के करीब आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओपन एरिया में मेरे प्यार को महसूस करना पसंद करोगी या फिर रूम में? फ्रांस के इस सवाल पर तो जैसे पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके तन बदन में एक आग सी लग गई थी। वो धीमे से बोली, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। जैसे ही उसने कहा, फ्रांस ने अपने ड्रिंक की आखिरी घूंट पिया और फिर अगले ही पल पंखुड़ी के लबों पर झुक गया। वो ड्रिंक जो फ्रांस के मुंह में थी वो आधे से ज़्यादा पंखुड़ी के अंदर जा चुकी थी और पंखुड़ी की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई थी। फ्रांस अब और एक इंटेंस नज़र उस पर डालकर बोला, वैसे आज खूबसूरत बहुत लग रही हो तुम। पंखुड़ी भी मधोसी भरी आवाज़ में बोली, तो आपका इस खूबसूरती को प्यार करने का मन नहीं कर रहा क्या? फ्रांस ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। अब वो क्या ही बताए अपनी रोस्पिटल को कि उसका उसे प्यार करने का कितना मन कर रहा है। पंखुड़ी की आंखें हल्की लाल हो रही थी। फ्रांस ने अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। पंखुड़ी ने तुरंत अपनी बाहों को फ्रांस की गर्दन पर लपेट दिया था और फ्रांस अब उसे सामने लिफ्ट एरिया की तरफ लेकर जा रहा था। वो उसे ओपन एरिया मतलब ऊपर रूफ टॉप पर लेकर जा रहा था, जहां उसने अपने और पंखुड़ी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवाए हुए थे। और पंखुड़ी अभी भी अपनी मधोसी भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उस पर शैंपेन का हल्का हल्का नशा हो रहा था और अब जब फ्रांस उसे रूफ टॉप पर लेकर पहुंच गया तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने का नज़ारा देखने लगी, जहां एक तरफ एक टेबल था जिस पर कैंडल्स जल रही थी और साथ में वहां खाना लगा हुआ था, और दूसरी तरफ नीचे की तरफ मैट्रेस लगे हुए थे और उन पर वाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन के पर्दे लगे हुए थे। पूरे रूफ टॉप पर सिर्फ लैंप और कुछ छोटी छोटी लाइट्स की रोशनी थी, जिनमें वो बस एक दूसरे का चेहरा देख सकते थे। और जहाँ खाना लगा था वहाँ कैंडल्स की वजह से खाना भी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। फ्रांस उसे लेकर सामने टेबल पर आया। उसने पंखुड़ी को चेयर पर बिठाया और खुद सामने रखे टेबल पर गया, जहाँ उसके लिए शर्ट और लोअर रखा था। पंखुड़ी ने एक गहरी सांस ली और अब फ्रांस वो शर्ट और लोअर पहनकर वापस पंखुड़ी की तरफ आया और फिर उसके सामने बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। पंखुड़ी भी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। कुछ देर बाद उनका खाना अच्छे से फिनिश हुआ और अब फ्रांस पंखुड़ी की तरफ आया और उसने अपना हाथ पंखुड़ी की तरफ बढ़ाया तो पंखुड़ी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और अपनी जगह से उठी। फ्रांस ने उसे एक बार फिर इंटेंस नज़रों से देखा और उसके पल्लू को अपने हाथ में पकड़ लिया तो पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, मुझे तो अभी से कुछ कुछ हो रहा है जान। फ्रांस ने उसका पल्लू पूरी तरह से नीचे सरका दिया और बोला, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है हॉस्पिटल। ये बोलकर अब उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा। पंखुड़ी ने अपने दोनों हाथ अपनी साड़ी पर कस दिए थे, लेकिन वो साड़ी लगातार उसके बदन से नीचे उतरती जा रही थी। फ्रांस ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और फिर जहां उसके ब्लाउज की डोरियां थी वहां पर अपनी उंगलियां भी चलाने लगा। पंखुड़ी के होठ हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे थे और फ्रांस ने अब अपना चेहरा उसके सामने किया और फिर अपने दूसरे हाथ से अंगूठे से उसके होठों को रफ करते हुए बोला, आज तुम्हें मुझे आई लव यू नहीं कहना क्या? पंखुड़ी गहरी सांसें लेते हुए बोली, क्या फ़ायदा, आप सामने से जवाब तो देते नहीं हो। फ्रांस भी बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, क्या पता आज जवाब दे दूं। उसकी बात पर पंखुड़ी ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, आई लव यू शान। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सिडिक्टिव थी। उसे लग रहा था कि फ्रांस उसे जवाब देगा, वो उसे बदले में आई लव यू टू कहेगा, लेकिन फ्रांस बस एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया और पंखुड़ी की तड़प अब जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने फ्रांस को उसकी शर्ट से कसकर पकड़ लिया और बोली, जवाब दीजिए मुझे। फ्रांस ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला,
जब मेरा मन होगा तब दूंगा, फिलहाल तो मेरा तुम्हें कुछ और देने का मन कर रहा है। ये बोलकर उसने अगले ही पल पंखुड़ी के होठों को लॉक कर दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। मुझे लगता है आप लोगों को जिस जिस चीज़ का इंतज़ार था, आज इस पार्ट में वो हर चीज़ पूरी हो गई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।